Okay, so very good morning, everyone. Good morning. I hope everything will be fine. ठीक है. Good morning. Good morning. चलिए. So without getting delay, let's start today's class. So here is your target batch December 2023, है ना. और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए फैसिलिटीज है ना. और फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारे डिस्काउंट आपको मिलते हैं. 70-80% भी डिस्काउंट आपको मिलता है कई बार. ठीक है. आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन. ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन. टेल मी. माय ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन, यस और नो? Am I audible? Okay. See, good morning. Paper 1 paper 2 facilities here. Or if anybody wants to uh, ठीक है, 10% ऑफ by using this code DISENG10. और here I am your mentor. ठीक है, चलिए. So unit 5 we are talking about. Yesterday we have discussed. Yes, Rituraj, I am starting. I am not joking here. I am not joking here. I am starting the class. ठीक है. Types of research in English literature we have discussed yesterday. There are two types of research which we have seen: practical research, theoretical research we have discussed. Research methodology we have discussed. Then there are two types of research methodologies, that is qualitative और आप देखेंगे साइकोलॉजिकल एनालिसिस, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस. क्वांटिटेटिव में हमने देखा है ना, जिसको मेजर किया जा सकता है. फिर टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक रिसर्च, है ना, जिसमें क्लासरूम बेस्ड रिसर्च है. ये सब पार्ट है अलग अलग रिसर्च के. दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च आप कह सकते हैं. ठीक है. क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने मेजरेबल डाटा और ये देखा है कि उसमें मेजरेबल डाटा होना चाहिए, उसको मेजर कर सकते हैं. यस, गुड मॉर्निंग. तो कान में प्रॉब्लम है आज. ठीक है, एक सेकंड. देखिए, फिर लिंग्विस्टिक रिसर्च की हमने बात करी है. जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उसमें बहुत सारे स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड वे इट इज यूज्ड, यानी लैंग्वेज का जिस तरीके से यूज होता है, तो वो सब हम स्टडी इसमें करते हैं. रिसर्चिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इन्वॉल्व सेवरल एरियाज. बहुत सारे फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रोसडी, है ना, ये सब हम इसमें ये सारे लिंग्विस्टिक के पार्ट है. दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक पैटर्न. ठीक है, चलिए. इंटोनेशन, है ना, लिंग्विस्टिक रिसर्च ये रिपीट हो रहा है. कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक आप देखेंगे थोड़ा सा, डिस्कोर्स एनालिसिस, लर्नर ऑटोनॉमी, प्रोसडी. और आज हमारा जो टॉपिक है वो है, देखिए, साइको लिंग्विस्टिक्स. एक बार फिर से देख ले इसको. साइको लिंग्विस्टिक्स ये क्या है? साइको लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द मेंटल रिप्रेजेंट. ये देखिए, साइको, है ना, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस की बात करता है. सेकंड, ये क्या काम. ठीक है.
तो ये देखिए साइको जो लिंग्विस्टिक है इज द स्टडी ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशंस एंड प्रोसेस यूज्ड इन द प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रहेंशन ऑफ लैंग्वेज। ये देखिए mental representations and process used in the production of and comprehension of language, यानी भाषा के प्रस्तुतिकरण में, भाषा के है ना उपयोग में आप कह सकते हैं मन स्थिति का क्या योगदान है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन हमारी मानसिक स्थिति का कैसा योगदान रहता है ना भाषा के प्रस्तुतिकरण में आप कह सकते हैं, भाषा के प्रतिनिधित्व में मन स्थिति, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति बहुत मायने रखती है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन हर लैंग्वेज में आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं कई बार बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें हमेशा लोग हाई टोन में बात करते हैं, हमेशा लोग हाई टोन में बात करते हैं। और कुछ लैंग्वेज होती है जिसमें बहुत पोलाइटनेस काइंडनेस झलकता है। लैंग्वेज मतलब ये अच्छा हर भाषा में काइंडनेस हो सकती है, लेकिन टोन ऐसी हो सकती है, हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन ये भी एक रिसर्च का पार्ट है लैंग्वेज में, कि किस लैंग्वेज में किस स्तर का मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है। सोशल लिंग्विस्टिक में क्या है, सोशल लिंग्विस्टिक रिसर्च एग्जामिन्स द वे लैंग्वेज इज यूज्ड इन डिफरेंट सोशल कंटेक्स्ट। ये हम पढ़ चुके हैं कि अलग अलग सोशल कंटेक्स्ट में जो लैंग्वेज है वो कैसे यूज की जाती है, इसकी रिसर्च की जाती है। स्टाइलिस्टिक्स देखिए द स्टडी ऑफ पोएटिक एंड आल्सो नॉन पोएटिक स्टाइल्स। आपके पीजी वगैरह में, खास करके जैसे मध्य प्रदेश में हम बात करें तो पीजी लेवल में स्टाइलिस्टिक्स ये सब पढ़ाया जाता है। द स्टडी ऑफ पोएटिक, ये देखिए इसमें क्या करते हैं, पोएटिक एंड आल्सो नॉन क्या बोला इसको, ठीक है। ये देखिए yes, the study of poetic and also non-poetic style can be based on statistical method। इसमें क्या होता है, it is possible to conduct a corresponding investigation on the basis of, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। क्या क्या है पैरामीटर्स, है ना, आपने देखा होगा लैंग्वेज लॉज टेक इन टेक्स्ट डिफरेंट स्टाइल्स, अलग अलग होते हैं राइमिंग, है ना, जो पैरामीटर मीटर्स आपने लिखा होगा, आईएमबी, पेंटामीटर, टेट्रामीटर, ये सब, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में ये रिसर्च की जाती है कि कौन सी पोयम में, कौन सी पोएटिक में, है ना, किसमें कितना आइम्बिक पेंटामीटर है, टेट्रामीटर है, हेक्सामीटर है, ये सब अलग अलग होते हैं। इसके आधार पर इसकी स्टडी की जाती है। ये भी आपके लिंग्विस्टिक में साउंड सिस्टम का पार्ट है, फोनेटिक्स, है ना। वन ऑफ द ओवरऑल एम्स इज एविडेंस एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल आल्सो in at least part of the domain of stylistic phenomena by referring to language laws। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि जो आप देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज लॉज होते हैं, यानी जो एक फिक्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, है ना, उसको फॉलो करके जो लिखा गया है उसका एविडेंस के साथ में हम लोग क्या रिसर्च करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पढ़ लेना आपने, वन ऑफ द सेंट्रल एजम्पशंस ऑफ क्यूएल का है ना, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव जो लिंग्विस्टिक्स इज दैट सम लॉज, यानी क्वांटिटेटिव लिंग्विस्टिक्स इज दैट सम लॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड लेंथ। ये देखिए ये क्वांटिटेटिव है एक तरीके से, है ना, यहाँ पर थ्योरी की बात नहीं हो रही है ना। ये देखिए वर्ड लेंथ और ये सब चेक कर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर क्वांटिटेटिव, क्यूएल मतलब क्वांटिटेटिव लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। एक सेकंड, आई विल टीच यू, है ना, आई विल, है ना। हम लोग समय अगर हमारे पास में रहा, एक सेकंड है, वन सेकंड, लेट मी स्टार्ट, फिर हम एक बार बार ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्ड लेंथ है,
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये है ना, distribution of word lengths require different models, at least a different parameter, values of the last distributions of functions depending on the text sort a text belong to। कुल मिला के यहाँ पर इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वर्ड लेंथ है, क्या पैरामीटर्स हैं, है ना, और किस तरीके जो उनके फंक्शंस के आधार पे क्या उसको डिवाइड किया गया है। तो थोड़ा सा कठिन पार्ट आप कह सकते हैं, लेकिन ये लिंग्विस्टिक में आपको बता दें कि बहुत सारे लोग लिंग्विस्टिक में भी रिसर्च करते हैं, है ना। और आपको भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग जो है इसमें आप जा सकते हैं। आप जब पीएचडी वगैरह करने के लिए जाते हैं तो लिंग्विस्टिक में ये सारी चीजें रिसर्च करना होती है। इफ पोएटिक टेक्स्ट आर अंडर स्टडी क्वांटिटेटिव लिंग्विस्टिक्स मेथड्स, ये क्वालिटेटिव लिंग्विस्टिक मेथड्स फ्रॉम अ सब डिसिप्लिनर क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ लिटरेचर। तो स्टाइलोमेट्रिक्स, ये सारे बहुत टफ टर्मिनोलॉजी है। क्वालिटेटिव रिसर्च इन लिंग्विस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर देखिए। ब्रीफ इन लिंग्विस्टिक रिसर्च इट इज ऑफन अ डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव अप्रोच। ये देखिए क्वालिटेटिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है एक तरीके से, ये है ना, ये डिस्क्रिप्टिव है। आज परेशान कर रहा है बात कर, है ना। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव अप्रोच विच इज यूज्ड टू एनालाइज द स्पीच प्रोडक्ट्स आर द टेक्स्ट while the process is just superficially touched। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग इसमें स्पीच प्रोडक्ट, यानी आपने देखा होगा साउंड सिस्टम, है ना, हम लोग ये मान लीजिए कंटेंट आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें एक नॉर्मल एक स्पीच मतलब एक जो राइमिंग है ये सब फॉलो नहीं हुआ है। ये टेक्स्ट में किस प्रकार की स्पीच, किस प्रकार की टोन यूज की गई है, बहुत सा एक लैंग्वेज में इतनी सारी चीजें होती है, हमको लगता है कि सिंपल लिखा हुआ है। कुछ हम लोग कई बार हम इसलिए आपने देखा होगा कई बार आप लोग पढ़ते हैं यू, है ना, तो आप पढ़ते पढ़ते कई लोग बार लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ, कोई ना कोई तो टोन है जो काम कर रही है, लिखने का भाव, यानी जो राइटर होता है उसका भाव है वो टच कर जाता है आपके अंतर्मन को। मीनवाइल इट इज थ्रू द यूज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च वी कैन अनकवर द प्रोसेस। भले वहां पर स्पीच प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, मतलब एक तरीके से टच कर रहा है आपको, आपके अंतर्मन को कहीं ना कहीं छू रहा है। Meanwhile, it is through the use of qualitative research we can uncover the process and its intricate details of the phenomena which are difficult to convey with qualitative methods। क्वालिटेटिव रिसर्च इन लिंग्विस्टिक क्वांटिटेटिव, है ना, क्वालिटेटिव के बाद में क्वांटिटेटिव लिंग्विस्टिक्स क्या है, इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स। डिसिप्लिन का अगेन में क्या हो, ये सब्जेक्ट एक पार्ट है, एंड मोर स्पेशली ऑफ मैथमेटिकल लिंग्विस्टिक्स। मैथमेटिकल लिंग्विस्टिक्स स्टूडेंट, ये बहुत एरिया बिल्कुल डिफरेंट एरिया है। लिंग्विस्टिक्स बहुत टफ एरिया है, टफ तो नहीं कर सकते, पढ़ने वालों के लिए आसान है ना, तो इसके पार्ट है अलग अलग है। क्वांटिटेटिव लिंग्विस्टिक्स डील्स विद लैंग्वेज लर्निंग। क्या क्या इसमें है आप देखिए यहाँ पर, है ना, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज चेंज, एप्लीकेशन एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, है ना। ये देखिए ये इन सब का स्टडी करता है, इस इन सब से क्वांटिटेटिव लिंग्विस्टिक्स का आप कह सकते हैं ये डील करता है क्वांटिटेटिव लिंग्विस्टिक्स। क्वांटिटेटिव लिंग्विस्टिक्स इन्वेस्टिगेट्स लैंग्वेज यूजिंग, ये देखिए लैंग्वेज यूजिंग स्टैटिकल मेथड्स। इट्स मोस्ट डिमांडिंग ऑब्जेक्टिव is the formulation of language laws, ultimately of a general theory of language in the sense of a set of interrelated languages। इसमें आपको ये समझ लीजिए क्वांटिटेटिव या इसमें लिंग्विस्टिक की बात हो रही है, लैंग्वेज की नहीं। देखिए क्वालिटेटिव लैंग्वेज लिंग्विस्टिक में अंतर है। लिंग्विस्टिक बिल्कुल आपको पूरे आपको साइंटिफिक फार्मूलाज लॉज इन सब की बात करता है। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, क्वालिटेटिव लैंग्वेज सिर्फ डिस्क्रिप्शन की बात करता है, थ्योरी की बात करता है। क्वालिटेटिव लिंग्विस्टिक में हम लोग स्पीच प्रोडक्शन और ये उसके पैरामीटर्स को हम बात करते हैं। क्वांटिटेटिव है ना, यहाँ पर आपको देख सकते हैं जिसमें मेथड्स की बात हो रही है, जिसमें जो लॉज है, लैंग्वेज लॉज है, उनकी बात हो रही है।
एक पर्टिकुलर कुछ कोई भी हर भाषा के अपने लैंग्वेज लॉज होते हैं, और ये अगर नहीं हो तो यूनिफॉर्मिनिटी, इतने लोगों में एक रूपता नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कहीं न कहीं ये मैथमेटिकल आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन होता है ना? या रिसर्च होती है ना? क्वांटिटेटिव लिंग्विस्टिक्स इज एम्पिरिकली बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ based on the results of language statistics, a field which can be interpreted as statistics of language or as statistics of any linguistic object. This field is not necessarily connected to substantial theoretical ambitions. ठीक है ना? ये तो आप लोग इसमें इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से ये वाला देखिए, क्रिएटिव राइटिंग एज अ रिसर्च मेथड, ये नया एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है रिसर्च में, है ना? एक रिसर्च मेथड के रूप में आप ले लो। ये क्रिएटिव राइटिंग आपने सुना होगा, आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंग्लिश लिटरेचर में भी आप देख सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग आपका ये पार्ट हो गया है। क्रिएटिव राइटिंग क्या है, एक महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है पढ़ने के लिए। देखिए, दिस हैज बीन रिलेटिवली अ न्यू मेथड ऑफ रिसर्च इन इंग्लिश टू स्टडीज। नया है, ये एक नया मेथड है स्टडी करने के लिए इंग्लिश में। क्या है, क्रिएटिव राइटिंग इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट विद इन इंग्लिश डिपार्टमेंट्स विच रिप्रेजेंट्स द इन्वेंशन एंड जनरेशन ऑफ आइडियाज, इमेजेस एंड परफॉर्मेंसेस वेयर दीज लीड टू न्यू और सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड इंसाइट्स। क्या होता है क्रिएटिव राइटिंग, आपने कहा होगा आजकल बहुत सारे क्रिएटिव राइटिंग हो रही है, तो ये भी एक पार्ट है, क्या है, इंग्लिश डिपार्टमेंट में आजकल रिसर्च का, है ना? जिसके माध्यम से क्या है, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, जनरेशंस ऑफ आइडियाज है, इमेजेस है, परफॉर्मेंसेस है ना? ये सब भी क्या है, ये सब भी क्या है, ये कहीं ना कहीं इम्प्रूव्ड इंसाइट्स, यानी एक तरीके से व्यक्ति की इंसाइट्स को, व्यक्ति के भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। आजकल क्रिएटिव राइटिंग में आप देखेंगे हर फील्ड में, जैसे आर्ट है, म्यूजिक है, डांस है ना? हमको ये आप कहेंगे कि ये तो अलग पार्ट है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में लाने से पहले उसकी राइटिंग होती है। उदाहरण के लिए कोई मूवी है, आपने सुना होगा, कोई मूवी बनना है ना, एक्टिंग, तो उसके लिए भी क्या होता है, बकायदा पहले उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है, डायलॉग लिखे जाते हैं, नई नई, है ना, और भी चीजें होती है। तो ये क्रिएटिव राइटिंग भी इसका एक पार्ट हो गया है। इंग्लिश रिसर्च मेथड्स एंड द डिजिटल ह्यूमैनिटी, आजकल आप देखिए डिजिटल है, वी हैव बीन डिजिटलाइज्ड नाउ, है ना? कंप्यूटर का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब इसमें देखिए, वी हैव बीन कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड, तो इसमें क्या हो रहा है, digital humanity research methods in English studies are a relatively recent phenomenon to date still ये थोड़ा सा यहाँ पर to date still, है ना? यहाँ पर ये आएगा, carried out mainly by specialist researchers in particular fields are textual analysis and in linguistics। ठीक है, तो आजकल डिजिटल ह्यूमैनिटी रिसर्च मेथड्स का, ह्यूमैनिटी रिसर्च मेथड्स का मतलब है, ह्यूमैनिटी में बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए आपके, हिस्ट्री आ गया आपका, हिंदी साहित्य आ गया आपका, इंग्लिश आ गया, है ना? जो भी ऐसे सब्जेक्ट है ना जिसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क रेयर होता है। However, the advent of more and more computer software and hardware, which is also becoming easier to use, and has greatly enhanced the opportunities for researchers in literary studies to work only traveling and other text digital human, है ना? TIS, ये TIS नहीं है, दिस कैन बी, है ना? यहाँ पर आएगा दिस। तो आजकल जितने कंप्यूटर के डेवलपमेंट से क्या है, बहुत सारे अवसर आपको मिल गए हैं। आजकल कोई भी रिसर्च करना है, किसी कंटेंट में, किसी टॉपिक में, किसी डिसिप्लिन में कोई बात रिसर्च करना है, तो आपको हर, है ना, सॉफ्टवेयर के रूप में, या आपको, हाँ, मतलब डिजिटली आपको अवेलेबल है। बहुत सारी चीजें कंप्यूटर ने इतना इजी कर दिया है। तो दिस कैन बी डिफाइंड एज एन एकेडमिक फील्ड कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ computational tools and methods to traditional humanities disciplines such as literary history and philosophy। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जो
लिटरेरी हिस्ट्री कह लो, फिलोसॉफी कह लो, ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब का अध्ययन करने के लिए जो कंप्यूटर के टूल्स होते हैं वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। डिजिटल जमाने में आजकल हर चीज आपकी मुट्ठी में है, मोबाइल में इतनी सारी अवेलेबल है, मतलब आजकल सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया, तो ये भी एक रिसर्च का एक पार्ट हो गया है। डिजिटल ह्यूमैनिटी उसको नाम दिया गया है स्टूडेंट। आजकल बहुत कुछ है ना, जरा सी एक छोटी सी चिप में बहुत कुछ समा जाता है, आप देख सकते हैं। इसमें इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द क्रिटिकल स्टडी ऑफ हाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स intersect with humanities, scholarship and scholarly communication, है ना। कोई व्यक्ति है इन्वेस्टिगेट्स द यूज ऑफ डिजिटल टूल्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर इंटरप्रिटेशन एनालिसिस ऑफ ह्यूमैनिटीज रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाउ डिजिटल मेथोडोलॉजी कैन बी यूज्ड टू एनहांस वेरियस डिसिप्लिन्स such as art history, classical studies, history, literature, music, है ना, हिस्ट्री, लिटरेचर, म्यूजिक एंड मेनी अदर्स, है ना, थोड़ा सा कामा लगा लेना, है ना। ये देखिए, तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपनी रिसर्च के अनुसार डिजिटल टूल्स को या सॉफ्टवेयर हो उनकी खोज करता है कि मेरे लिए कौन सा डिजिटल टूल्स ठीक है, या ये अप्रोप्रिएट है, आप कह सकते हैं रिसर्च करने में। तो आजकल ये सारे अलग अलग पार्ट के लिए, अलग अलग डिसिप्लिन्स के लिए, आर्ट हिस्ट्री, क्लासिकल स्टडीज, है ना, ये सब के लिए क्या है, ये कंप्यूटराइज्ड सारे टूल्स काम आते हैं। डिजिटल ह्यूमैनिटीज अलाउज स्कॉलर्स टू अप्रोच ओल्ड प्रॉब्लम्स, ये देखिए, डिजिटल ह्यूमैनिटीज अलाउज टू अप्रोच ओल्ड प्रॉब्लम्स विद न्यू मीन्स, यानी जो पुरानी समस्याएं होती है, पुरानी जो रिसर्च टॉपिक होते हैं, डिजिटल ह्यूमैनिटीज के माध्यम से क्या है, नए माध्यम से उसको सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स को प्रेरित करते हैं, और टू आस्क न्यू क्वेश्चंस दैट कुड नाउ हैव बीन आस्क्ड विद द ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक इंक्वायरी। यानी जो डिजिटल ह्यूमैनिटीज है, ये क्या करते हैं, पुराने जो प्रॉब्लम है उसको नए तरीके से, या नए को, है ना, मतलब आप कह सकते हैं नए और क्वेश्चंस जनरेट करने के लिए प्रेरित करता है। ये सारे रिसर्च के पार्ट है। वॉट एवर द अप्रोच चूजन, डिजिटल ह्यूमैनिटी रिमेन्स ग्राउंडेड इन ह्यूमैनिटी इन रिसर्च एंड इंटरेस्ट। रिसर्च मटेरियल्स बहुत महत्वपूर्ण है, आपका बिल्कुल दिया हुआ है ना, आपकी यूनिट में एक ये दिया हुआ है रिसर्च मटेरियल, आपकी फर्स्ट यूनिट, पेपर 1 के फर्स्ट यूनिट में भी ये पार्ट होगा। रिसर्च मटेरियल में क्या क्या है, क्वेश्चन होता है कि व्हाट कैन बी द टूल्स एंड मटेरियल्स। चलो हमने रिसर्च करना शुरू किया, यू आर स्टार्टिंग, क्या मटेरियल हो सकता है, किसके माध्यम से क्या टूल हो सकते हैं जिसमें आप रिसर्च को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, व्हाट कैन बी द टूल्स एंड मटेरियल्स ऑफ द रिसर्च अ रिसर्च स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर में आस्क। कोई भी रिसर्च स्टूडेंट है लिटरेचर का, है ना, रिसर्च स्टूडेंट है, वो ये प्रश्न कर सकता है कि क्या टूल्स और मटेरियल्स होना चाहिए रिसर्च के। इन साइंस मटेरियल्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एंड द टूल्स आर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। साइंस की हम बात करें तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एंड द टूल्स आर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। जितने भी साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब क्या है, नेचुरली क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, टूल्स हैं। तो क्या हम यही साइंटिफिक अप्रोच को, कैन वी अडॉप्ट द सेम टाइप्स ऑफ मेथड्स इन लिटरेरी रिसर्च, यानी जो ये देखिए, जो साइंटिफिक रूप से जितने भी टूल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, क्या उसको लिटरेरी रिसर्च में भी उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं यस वी कैन। क्यों ऐसा कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो रिसर्च होती है वो, चाहे वो लिटरेचर में हो या साइंटिफिक हो, वो कैसी होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। और साइंस में हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, literary search is equally systematic, methodical and objective, hence scientific. It has specific materials for investigation and scientific tools for arriving at a conclusion, है ना। बिल्कुल, रिसर्च चाहे वो लिटरेरी और साइंस कैसे होना चाहिए, इक्वली सिस्टमेटिक एंड मेथोडोलॉजिकल। साइंस की तरह ही क्या है, ये भी सिस्टमेटिक होती है और मेथोडोलॉजिकल होती है, ठीक है।
specific materials for investigation and specific conclusion. तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके लिए ये क्या है, स्पेसिफिक है, साइंटिफिक टूल्स फॉर अराइविंग एट अ कंक्लूजन। और जब हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो ये साइंटिफिक टूल्स होते हैं, ये हमें एक्यूरेट कंक्लूजन पर पहुंचने में मदद करते हैं। द मटेरियल्स ऑफ लिटरेरी रिसर्च आर मेन। अब देखिए, पुराने आपने नाम सुना होगा मैन्युस्क्रिप्ट्स, है ना, ये देखिए पुरानी, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड प्रिंटेड बुक्स। थोड़ा सा मैं जो रीड कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मटेरियल का जो मटेरियल्स है वो लिटरेरी रिसर्च का क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड प्रिंटेड बुक्स। स्टूडेंट थोड़ा सा आप देखिए, आपने सुना होगा आज से 1000 years ago, when we talk about 2000 years ago, 3000 years ago, at that time there was no printing press, there was no technical devices are available, है ना। तो उस समय क्या है हमारा, हम लिटरेरी रिसर्च के लिए क्या क्या है हमारे पास में, मैन्युस्क्रिप्ट है और प्रिंटेड बुक्स वगैरह है। दिस टू इंक्लूड ऑल द टेक्स्ट लेटर्स, डायरीज, जर्नल्स, मेमोयर्स एंड रिव्यूज एंड क्रिटिकल कमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म बाय द ऑथर। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, क्या क्या इसमें लेटर्स हैं, डायरीज है, जर्नल, ये सब उसमें मिले हुए हैं इसके रूप में। भाई पुराने आप देख सकते हैं, लेटर भी हो सकते हैं, डायरीज हो सकती, जर्नल्स हो सकती, मेमोयर्स हो सकते हैं, मेमोयर्स यानी अपने जो ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं, रिव्यूज है, क्रिटिकल कमेंट्स है, ये सब कुछ क्या है, ये आपको मैन्युस्क्रिप्ट या प्रिंटेड बुक्स में मिल सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है प्रिंटिंग बुक के पहले, यानी जो मूल प्रति होती थी, मूल कॉपी होती थी, वो क्या है, वो मैन्युस्क्रिप्ट है। बाद में क्या हुआ, पहले क्या होता था, जैसे कोई किसी ने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी, तो वो एक तरीके से एक बार लिख दिया। अब उसका उस समय सोचिए, ना फोटो कॉपी है, ना प्रिंटिंग प्रेस है, कितना ये हुआ। तो उसकी कॉपी बनाना था, मान ली उस मैन्युस्क्रिप्ट की किसी ने, है ना, जैसे जॉफरी चौसर ने अपने, आप देख सकते हैं कैंटरबरी टेल्स जो लिखा है, तो उसको अब मान लो उसकी कॉपी बनाना है उसको और दूसरे लोगों को बांटना है, तो उसमें क्या होता था, दूसरे जो है राइटर लिखते थे पूरी कॉपी हाथ से। मतलब जमाना देखो, एक समय था जैसे एक बुक को अगर उसकी दूसरी कॉपी बनाना है तो उसको एज इट इज लिखा जाता था, लिख कर उतारा जाता था। अब उसमें लिख कर उतारने में क्या हो सकता है, उसमें गलतियां हो सकती, किसी ने एक दो लाइन छोड़ दी, एक दो शब्द छोड़ दिए, एक दो पैराग्राफ छोड़ दिए, इसमें कमियां थी, उसमें कमियां थी। लेकिन जमाना बदलता गया, फिर आप देखिए धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ बड़े स्तर पर। आप देख सकते हैं कैक्सटन ने, विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया है। तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के कारण ये बहुत सारे जर्नल्स, बहुत सारे ये मैन्युस्क्रिप्ट हैं, ये क्या बुक फॉर्म में फिर बाद में जो है प्रिंट होकर के आने लगी और बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी। मैन्युस्क्रिप्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड डिविजन्स। इसके भी दो बड़े डिवीजन कर सकते हैं। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, यानी जो हाथ से, मैंने क्या कहा पहले, हाथ से लिखा गया, और उसको अगर कॉपी बनाना है तो फिर से हाथ से लिखो, उसके बाद उसके अलावा कोई चारा है नहीं। Before the introduction of the printing machine in England, second is manuscripts after spelling। देखिए दो चीजें, दो प्रकार की मैन्युस्क्रिप्ट है ना। पहली जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है, पहली जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है वो तो हैंड रिटन है, और जो दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट है स्पेलिंग, स्पेलिंग जब करेक्ट की गई, है ना, उसका कारण ये है, जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें अलग स्पेलिंग चलती थी। आपने देखा होगा पुरानी पोएम में दाई, है ना, दाऊ, है, इस टाइप के वर्ड्स चलते थे, ठीक है। तो अब जो है मॉडर्न नाइज्ड इन द 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट यानी एक तो वो है जो प्रिंटिंग प्रेस के पहले की, और बाद में स्पेलिंग करेक्शन के साथ में जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई, है ना, वो है। तो ये सब भी क्या है, ये सोर्स आप कह सकते हैं। मेन स्क्रिप्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश pose a few problems, such as spelling of old English words are strikingly different from those of new English England word या English word, है ना, बिल्कुल है। नए जो वर्ड है वो पुराने ओल्ड इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट है। ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स हैव बिकम ऑब्सोलेट। द सिंटेक्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, ऑब्सोलेट का मतलब आप कह सकते हैं कि
है ना, थोड़ा सा यूज में कह लो या उसमें जो है कहीं ना कहीं ऑब्स्टेलिक हो सकते हैं। द सिंटेक्स ऑफ मिडिल इंग्लिश इज आल्सो डिफरेंट इन मेनी केसेस। सिंटेक्स स्ट्रक्चर आप देखते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस टाइप से आप कह लीजिए। तो ये भी क्या है, मिडिल इंग्लिश क्या है, बिल्कुल मिडिल इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स है, वो भी बिल्कुल अलग है। न्यू इंग्लिश मैन्युस्क्रिप्ट पोज लिटिल प्रॉब्लम्स एक्सेप्टेड दिस टू। क्या क्या है? लार्ज नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स आर एन अनसाइंड, द राइटिंग इज इलिजिबल व्हेन द राइटर इज इन अ हरी आर टायर्ड। ये बिल्कुल है ना, जब मैंने कहा, जब मान ले राइटर टायर्ड है, इलिजिबल भी आप पढ़ नहीं सकते, लिखी तो है, पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे कई बार हम लिखते लिखते आपको कई बार झपकी आ जाती है, तो कुछ तो एक कोई कहीं तो भी लाइन हो जाती है, ऐसा होता है, इट हैपेंस, है ना। आप खूब पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, है ना, और अचानक आपको झपकी आ रही है, तो पेन कहीं और ही चल रही है, इट हैपेंस। तो कई बार एलिजिबल हो जाता है ये रीड करना। द प्रिंटिंग मशीन्स वर सेट अप बाय कैक्सटन, ये ना, यहाँ पर स्टूडेंट स्पेलिंग गलत लिख दी है, कैक्सटन आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। अब ये ठीक है। द प्रिंटिंग प्रेस मशीन्स वर सेट अप बाय कैक्सटन इन 1476। द प्रेस, है ना, कुछ आज स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, देखेंगे इसको। द प्रेस मेड द वर्क, ईसीआर नहीं है, ये इजी है, इजी एंड एक्यूरेट, है ना, बिल्कुल प्रेस ने क्या कर दिया, काम को आसान कर दिया और एक्यूरेट कर दिया। हाउएवर प्रिंटेड एडिशंस आर नॉट ऑलवेज रिलायबल एंड पोज बिफोर द रिसर्च स्टूडेंट एंड फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हालांकि प्रिंटेड एडिशंस को भी बहुत सारे रिलायबल नहीं कहते हैं, जो रिसर्च स्टूडेंट होते हैं उनके सामने बहुत सारी समस्याओं को लाते हैं। क्या है, देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन अ मैन्युस्क्रिप्ट एंड प्रिंटेड एडिशन। यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है और प्रिंटेड एडिशन होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। द नंबर ऑफ एडिशन आर रिप्रिंट इज रेयरली रिकॉर्डेड, है ना, रेयरली रिकॉर्डेड। ठीक है। चलिए, द इसमें क्या है ना, द नंबर ऑफ एडिशन, इसमें क्यों प्रॉब्लम है, प्रिंटिंग प्रेस में भी ये इनका कहना है। द नंबर ऑफ एडिशन आर रिप्रिंट इज रेयरली रिकॉर्डेड। रिप्रिंट यानी बहुत सारे एडिशन रिप्रिंट, बार बार रिप्रिंट होते हैं, है ना, तो उनका ये जो रिकॉर्ड कम होता है या नहीं रखा जाता है ना, कितने प्रिंट हुए, कितना क्या हुआ। इसके अलावा है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कई बार नहीं रिकॉर्ड किया जाता। आपने देखा होगा बहुत सारी किताबों में ईयर ऑफ पब्लिकेशन नहीं डालते हैं, बचते हैं, ताकि उसके कितनी पुरानी ये पता न चले। पॉलेमिकल आर्टिकल्स डू नॉट बियर द अदर नेम्स, ठीक है। देयर आर पायरेटेड एडिशंस एंड फोर्स्ड मैन्युस्क्रिप्ट। पायरेटेड एडिशन आजकल आने लगे हैं, है ना। पायरेटेड एडिशन का मतलब है ओरिजिनल बुक 500 में मिल रही है, उसी को कॉपी करके उसी का कलर उसी टाइप की बना के उसको 300 में बेच रहे हैं। तो इस टाइप की समस्याएं आती है। पेपर भी क्या है कि रिसर्च का पार्ट हो सकता है, आपका रिसर्च मटेरियल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर एज में, आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले जो पेपर यूज किया जाता था एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो हमें पता चलता है। देखो क्या दिख रहे हैं कि द पेपर ऑफ टेक्स्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ द मटेरियल्स ऑफ रिसर्च। The study of the paper is important for determining the date of a text and ascertain its genuineness। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो पेपर होता है वो भी कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड से संबंध रखता है। A paper expert, a paper expert can tell the age of a paper by examining its quality and watermark। यानी जो पेपर एक्सपर्ट होते हैं वो पहचान सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसका वाटरमार्क क्या है, ये कब का है, कब का एडिशन है। This forged manuscript can be crossed checked for its authenticity। यानी ये पेपर के माध्यम से ये इस मैन्युस्क्रिप्ट को क्या है, एक क्रॉस करके हम चेक कर सकते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को, यानी ऑथेंटिक है या नहीं। इंक ये भी आपका क्या है, ये रिसर्च का पार्ट हो सकता है।
इंक क्या है? इंक इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मटेरियल्स, है ना। इंक क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मटेरियल्स। वी कैन फाइंड आउट द पीरियड बाय, है ना, हम कोई पर्टिकुलर पीरियड बाय एनालाइजिंग द काइंड्स ऑफ इंक विच वर यूज्ड इन डिफरेंट एजेस। अलग अलग एज में अलग अलग इंक का यूज होता था। पहले आप देखेंगे, आपने आपको नहीं मालूम, लेकिन आपके पापा या मेरे पापा या हमारे जो एक पिछली जो पीढ़ी है उसके हम पूछेंगे तो उस समय एक रिफिल होता था, इससे है ना, इंक बॉटल भी मिल जाती थी। पेन खत्म हो गई तो वापस इंक फिल कर लो। अब तो क्या है, अब तो सीधे सीधे आपको, है ना, पेन और उसकी वो आपको मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर एज में पर्टिकुलर आप कह सकते हैं पीरियड में क्या है, अलग अलग इंक यूज की जाती थी। उस इंक के माध्यम से भी हम उस मटेरियल को पहचान सकते हैं किस पर्टिकुलर पीरियड का है। और जब उसका पता चल जाता है तो उस समय के उस दौर को भी हम पहचान सकते हैं कि क्या सोशल इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सब। तो उस पेपर के बाद में आपका फाइंडिंग मटेरियल, है ना, फाइंडिंग मटेरियल। द नेचर ऑफ फाइंडिंग मटेरियल्स डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, है ना। टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या क्या मटेरियल फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू एडिट अ टेक्स्ट, यदि हमको टेक्स्ट एडिट करना है, फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर्स ओथेलो, वी हैव टू लुक फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट, द डिफरेंट एडिशंस, क्रिटिकल कमेंट्रीज एंड रिलेवेंट क्रिटिसिज्म। फाइंडिंग मटेरियल्स, यदि हमको ओथेलो के ऊपर बात करना है ना, ये देखिए, एडिट अ टेक्स्ट, इफ वी हैव टू एडिट अ टेक्स्ट फॉर सैंपल शेक्सपियर्स ओथेलो। अब तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युस्क्रिप्ट को देखना पड़ेगा, अलग अलग एडिशंस को देखना पड़ेगा, क्रिटिकल कमेंट्रीज को देखना पड़ेगा, रिलेवेंट क्रिटिसिज्म को देखना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं टेक्स्ट को एडिट कर पाए, ऐसा कर सकते हैं। बट इफ वी आर राइटिंग अ डिसर्टेशन ऑन डब्ल्यू बी ईट्स यूज ऑफ मिथ्स, यानी जो डब्ल्यू बी ईट्स साहब है उनकी मिथ्स को हम यदि डिसर्टेशन के रूप में लिखना चाह रहे हैं, वी नीड नॉट कंसिडर मैन्युस्क्रिप्ट। हमको मैन्युस्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टडी बुक्स ऑन आयरिश माइथोलॉजी, है ना। द थीस दिस हेल्प्स इन, है ना, ये द यहाँ पर गलत छप गया है। This helps in determining the date of a textbooks discussing, uh, ये देखिए एक सेकंड, है ना, बोर्ड शायद प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ कैसे हो गया समझ में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ अ टेक्स्ट बुक्स, डिस्कसिंग इन जनरल एंड ऑल वर्क्स ऑफ ईट्स एंड क्रिटिकल वर्क्स ऑन द ऑथर। कहने का मतलब है केवल मैन्युस्क्रिप्ट से काम नहीं चलेगा। यदि हम डब्ल्यू पी ईट्स पे डिसर्टेशन लिखना चाह रहे हैं तो हमें उनकी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, उनके वर्क को देखना पड़ेगा, उनके क्रिटिकल कमेंट्स लोगों ने उनके ऊपर किए हैं, राइटर्स ने, वो देखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या है उनके ऊपर पूरी डिसर्टेशन को लिख सकते हैं। तो ये रिसर्च मटेरियल्स में आएगा। आपको कैसे ढूंढना है, ये तो है बिब्लियोग्राफी। आपने कई बार पढ़ा होगा बिब्लियोग्राफी, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट, है ना। बिब्लियोग्राफी आपने नाम सुना होगा। क्या होता है बिब्लियोग्राफी, जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो आप जो भी पढ़ते हैं और जिसके माध्यम से आपने रेफरेंस लेके अपनी रिसर्च में उसको इंक्लूड किया है, वो क्या है, बिब्लियोग्राफी है ना। लास्ट में आप जनरली हम लोग कोई भी आपकी थीसिस होती है, डिसर्टेशन होता है, उसके अंत में हम इसको करते हैं। द वर्ड बिब्लियोग्राफी मीन्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स। बिब्लियोग्राफी इजी हम कहें एक वर्ड्स में तो लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी किसको किसको आपने रेफर किया है। The word bibliography means a list of books and articles on a given subject or an author, है ना। क्या होते हैं ये, अ, किसी या बुक का, आर्टिकल्स का क्या है, लिस्ट होती है ऑन अ गिवन सब्जेक्ट और एन ऑथर, यानी जो सब्जेक्ट होता है या जो ऑथर होता है उसके ऊपर। इन लिटरेरी रिसर्च द टर्म मीन्स द साइंस ऑफ बुक्स। द साइंस ऑफ बुक्स आपके इसलिए कह रहे हैं
किताबों का विज्ञान आप कह सकते हैं बिब्लियोग्राफी को, लेकिन एक ये क्रमबद्ध होता है, यानी जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं, है ना, जितने भी आर्टिकल है, जितने भी स्पीच है, जो भी आपने मटेरियल कलेक्ट किया है, उसको हम लोग एक बिल्कुल सीक्वेंस में हम लोग अंत में लगाते हैं, उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो ये भी एक टूल्स में आता है, रिसर्च मटेरियल्स में आता है। The historical bibliography can help a researcher in finding the history of writing, printing, binding, illustration, publishing and selling। है ना, ये बिल्कुल बिब्लियोग्राफी क्या है, राइटिंग, प्रिंटिंग, है ना, और पब्लिशिंग, सेलिंग, इन सब में काम करता है। दिस टेल्स इन डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ अ टेक्स्ट। और बिब्लियोग्राफी से हमें क्या है, डेट ऑफ टेक्स्ट। अब मतलब डेट ऑफ टेक्स्ट का मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आप देख रहे हो उसके पीछे भी कई बार होता है रेफरेंस, तो उसको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस डेट का है। इट कैन आल्सो हेल्प अ रिसर्चर इन लोकेटिंग द लाइब्रेरी वेयर द रिस्पेक्टिव बुक्स विल बी फाउंड। और इससे सबसे अच्छी बात यह है, किसी लाइब्रेरी में कौन सी लाइब्रेरी में बुक मिल सकती है, ये भी हमको पता चल सकता है। ठीक है, ह्यूमनेटिव बिब्लियोग्राफी हेल्प्स द research student to know the books he actually needs. Practical bibliography is concerned with the methods of work of a student and author, reading, compilation of notes and bibliography, preparation of manuscript, टाइपिंग ऑफ द रिसर्च पेपर और द थीसिस। तो कुल मिला के ये जो बिब्लियोग्राफी होती है, ये अंततः आपको थीसिस लिखने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मदद करती है। इसके अलावा नोट मेकिंग, नोट सिस्टम, हम लोग नोट बनाते हैं, है ना, ये भी हेल्प करता है जब भी हम पढ़ते हैं। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो तो हम करेंगे, उसमें आएगा ये, है ना, विलियम शेक्सपियर, और जब हम पढ़ेंगे ना उसमें ही आएगा ये स्टेंजा वगैरह। साइंटिफिक, ठीक है, some new digital tools are available for researchers where a researcher can find relevant and some new digital tools are available for researchers where a researcher can find relevant and reliable सोर्सेज फॉर लिटरेचर रिव्यू। बिल्कुल, लिटरेचर रिव्यू के लिए क्या है, रिलायबल सोर्सेज को एक रिसर्चर ढूंढ सकता है। सम ऑफ देम आर, अब यहाँ पर कौन कौन से हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं। गूगल स्कॉलर है, पब्लियर है ना, पबचेज है, रेफरेंस मैनेजमेंट है, जोटेरेटो है, मॉडले हैं, रीड क्यूब है और एंड नोट है। ये सब क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये सब क्या है, डिजिटल टूल्स है, याद रखना, है ना। गूगल स्कॉलर, है ना, पब्लियर, परचेज, रेफरेंस मैनेजमेंट, जोटेरेटो, मॉडले, रीड क्यूब एंड नोट। टेक्सचुअल एनालिसिस क्या है, इट इज द मेथड और टूल a researcher uses to describe and interpret the characteristics of a recorded visible messages। Textual analysis है, the purpose of textual analysis is to describe the content, structure and functions of the messages contained in a text। messages का यहाँ पर ये है कि जो बात कह रहे हैं, हाँ, है ना, जो बात, जो मैसेज, जो संदेश कहा जा रहा है ना, क्या क्या स्ट्रक्चर है उसका, उसको किस तरीके से एनालिसिस करना किया गया है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो टेक्सचुअल एनालिसिस से हो पाएगा आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आज के टफ टर्मिनोलॉजी है रिसर्च मटेरियल्स में, इसमें मैं एमसीक्यू बहुत सारे इसमें जरूर कराऊंगा, ताकि क्योंकि कई बार थ्योरी जितनी भी पढ़ो उससे ज्यादा हमको एमसीक्यूज में कवर होता है। तो बहुत सारी चीजें आपकी एमसीक्यूज में कवर होगी, और हमारा प्रयास है कि आपको जल्दी से जल्दी क्रैश कोर्स और फिर एमसीक्यूज हम दे, और एमसीक्यूज के माध्यम से, क्योंकि बिना एमसीक्यूज के थ्योरी कितनी भी पढ़ लीजिए कई बार दिक्कत आती है, लेकिन चूंकि कोर्स आपने परचेज किया है तो सिलेबस पढ़ाना, उसको कंप्लीट करना भी हमारा काम है। तो एज सुन एज वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस एंड देन वी विल गो थ्रू दी एमसीक्यू सीरीज आल्सो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। चलिए।
है ना। ठीक है।